हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफ। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 25वां क्लास किए थे। सभी क्लासेस में आप सभी को स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो एएलपी के एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है। यह क्लास टोटली आरआरबी एएलपी पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी एएलपी का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी डेली क्लासेस यहाँ होती हैं वह आप तक मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 10 दिनों में व्यय ऊर्जा यानी खपत उसकी किलोवाट प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, ये देख लीजिए। देखिए, आरआरबी एएलपी में न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न साइंस न्यूमेरिकल का रहता ही रहता है। इसलिए आप सभी को हम न्यूमेरिकल भी कराते जा रहे हैं ताकि आप सभी को एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। पहले देख लीजिए गिवन दैट क्या दिया है। तो पहला दिया है इलेक्ट्रॉनिक हीटर। इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो है ये इसका शक्ति यानी P1 कितना है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक हीटर का P1 पहला जो दिया है 1000 वाट। ठीक है, ये याद रखिए। और दिया है 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर यानी P2। P2 कितना दिया है, तो यहां पर दिया है 2000 वाट। ठीक है, ये गिवन दैट है। हम लोग को क्या निकालना है, तो यूनिट निकालना है, विद्युत खपत निकालना है यानी V निकालना है। तो इन सभी का एक ही होता है कि इन जितना दिया गया है उनको ऊपर गुना करके 1000 से डिवाइड कर देना है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया, यहाँ पर दो ठो दे दिया है। एक यंत्र दे दिया, एक दिया है इलेक्ट्रिक हीटर और एक दिया है इलेक्ट्रिक गीजर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। देखिए इसका जो है कैसे निकालेंगे, तो ये पहला P1 कितना दिया है, P1 दिया है 1000 इंटू, ठीक है, N1 यानी इसमें संख्या कितनी है, एक, और कितना समय है, समय दिया है 4 दिन का। ठीक है, सॉरी 4 घंटे का दिया है। ये हो गया P1 का। इसी तरह P2 निकालेंगे। प्लस में P2 कितना दिया है, तो 2000 P2 दिया है। इसको भी कितना, तो ये एक यंत्र है और कितने घंटे, इसको भी 4 घंटे तक यूज किया जाता है। बट्टे में कितना, तो 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। और इसका जो दिन कितने दिनों तक दिया गया है, तो 10 दिनों तक इंटू 10 कर देंगे यहां पर। ठीक है, इंटू 10, इंटू 10। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर यहां तक देखिए, यहां तक कितना है 4 इंटू 1 इंटू 1000 यानी कितना हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 4000 और इधर 2000 और ये 4 से गुना करेंगे तो 8000। 4000 और 8000 टोटल मिलाकर हुआ 12000। ठीक है, 12000 हुआ। ठीक है, और नीचे कितना है 1000। अब ये 1000 से, और ये यहां पर दिन कितना दिया है, इंटू 10। तो एक जीरो से ये एक जीरो कट गया और ये दो जीरो से ऊपर का दो जीरो कट गया। तो कितना आया यहाँ पर, तो 120 किलोवाट। इसका आंसर कितना आया, तो 120 क्या हुआ, किलोवाट घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। देखिए नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। यहाँ पर एक परिपथ बनाया गया है, इस परिपथ को देख के हम लोग को फाइंड करना है कुल धारा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखिए कुल प्रतिरोध हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R=R1 प्लस R2। तो R1 हमारे यहाँ पर कितना दिया है, 2 ओम, तो लिख देते हैं 2 ओम, प्लस R2 भी कितना दिया है, तो 2 ओम। दोनों मिलाकर टोटल कितना हो गए,
तो कुल प्रतिरोध हो गया 4 ओम। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, कुल प्रतिरोध अभी निकला। ठीक है, कुल प्रतिरोध, लेकिन निकालना क्या है, कुल धारा की गणना करना है। तो परिपथ में विद्युत धारा यानी आई, विद्युत धारा कितना है यहाँ पर, विद्युत धारा इक्वल टू फॉर्मूला होता है V बाई आर, यानी विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध। तो विभवांतर कितना है, विभवांतर यहाँ पर दिया गया है, देखिए 4 वोल्ट, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। और प्रतिरोध नीचे आर कितना दिया गया है, यहाँ पर आर हमारा आया है 4 ओम, नीचे 4 ओम लिख दिए। दोनों को हम लोग काटेंगे, आएगा कितना, 1 एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को फाइंड करते रहेंगे। कितना सिंपल सा है, कुल प्रतिरोध निकालना है R1 प्लस R2, क्योंकि ये श्रेणी में दिया गया है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ये किस में दिया गया है, तो श्रेणी में दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग इसमें सिर्फ प्लस करना होता है। R1 प्लस R2, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, और 4 यहाँ पर वोल्ट दिया गया है विभवांतर, तो 4/4 कितना हो जाएगा, तो 1 एम्पियर। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 क्या बोल रहा है, वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। एकदम सही बात है। कथन 2, यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है, जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वॉशिंग सोडा होता है यह सोडियम क्लोराइड से ही निर्मित किया जाता है। और यह वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा का कार्य क्या है, तो धोवन सोडा जो है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, जो वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा कहते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर सोडा क्षार का निर्माण करता है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है, यानी मैग्निफिकेंस कितना है, -3 का मैग्निफिकेंस उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। देखिए ये भी न्यूमेरिकल है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए अभी से इसके साथ क्या हो जाइएगा, फेमिलियर हो जाइएगा, ताकि एग्जाम में आप लोग को आसानी हो। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस का जो आवर्धन है, उत्तल लेंस का आवर्धन कितना दिया है, तो मैग्निफिकेंस दिया है -3। ठीक है, और वस्तु दूरी, जो ये वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, वस्तु दूरी तो 1.5 मीटर, वस्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं। तो वस्तु दूरी कितनी है, -1.5 मीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और लेंस की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए आवर्धन क्षमता का, लेंस का आवर्धन क्षमता जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है V/U। ठीक है, यानी इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए V हम लोग को यहाँ पर V/U, तो मैग्निफिकेंस दिया है, तो मैग्निफिकेंस क्या होगा, मैग्निफिकेंस हम लोग निकालना है, मैग्निफिकेंस दिया है -3। ठीक है, और V हम लोग को पता नहीं है, तो V ऐसे रख देंगे, V निकालना है। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी क्या बोला है, ज्ञात करने के लिए बोला है, तो V प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है, बाई कितना है, वस्तु दूरी 1.5। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, ये जो यहाँ पर -3 से 1.5 में क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा V इक्वल टू माइनस V इक्वल टू -1.5 इंटू -3। ठीक है, -3, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4.5, 15 3 जा 45, और 4.5 इसका क्या होगा, मीटर में आंसर होगा। तो इसका क्या होगा, -4.5। ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा +4.5 में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर जो माइनस में जो है, इससे आप लोग क्या कीजिएगा, सतर्क रहिएगा। यहाँ पर माइनस है, -1.5 और -3, दोनों माइनस और माइनस कट गया,
तो क्या हो गया, 1.5 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -4.5 भी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ध्यान से सतर्क रहकर एग्जाम में आंसर टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रियक डोबेरेनर का त्रिक नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, त्रिक नहीं है पूछा है यहाँ पर, तो कौन सा होगा, यहाँ पर कथन दिया गया है। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए पहले हम लोग उन लोग का त्रियक जो नियम था वो जान लेते हैं कि डोबेरेनर ने त्रिक नियम कैसे दिया था, कब दिया था। देखिए सन 1829 में डोबेरेनर ने अपना पहला त्रिक नियम दिया था। ठीक है, इन्होंने तीन तीन तत्वों की श्रेणी बनाई, जैसे ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन तीन तत्वों की श्रेणी बनाई, जिसमें मध्यवर्ती वाला तत्व जो ये मध्य में जो सोडियम है, ये मध्यवर्ती वाला तत्व का परमाणु भार जो था अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत था, ये याद रखिएगा। तो देखिए इन्होंने त्रिक नियम जो दिए थे वो पहला क्या था, ये तो ये जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा देखिए ये क्या था, कैल्शियम, सीरियम और बेरियम। उसके बाद क्या था, तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों क्या हैं, 1, 2 और 4 ये सही हैं। लेकिन पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा डोबरेनर का त्रिक नियम नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 3 जो है यानी केवल 3, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और Sb यानी एंटीमनी, ये जो तीनों हैं ये डोबरेनर का त्रिक नियम नहीं था। और बाद बाकी ये तीनों जो है कथन 1, कथन 2 और कथन 4 ये डोबरेनर का त्रिक नियम था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसारित करता है, तो दर्पण के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। कथन 1, प्रयुक्त दर्पण अवतल है। देखिए गोलीय दर्पण का किरण पुंज मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसारित करता है, तो ये प्रयुक्त दर्पण अवतल है, तो ये तो क्या होगा, तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, ये सही है। दूसरा देखिए दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। देखिए अगर अवतल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होती है, लेकिन यहाँ पे बोला है धनात्मक होती है, तो ये गलती हो जाएगा। कथन 3 क्या बोल रहा है, अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस क्या है, ये सही हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 सही है और कथन 3 सही है, कथन 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग फाइंड करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडेनो यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इन दोनों के साथ क्या अभिक्रिया होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में क्या होता है, क्या हो रहा है इस अभिक्रिया को आपको देख के लग रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, जेडेनो यानी जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जेडेन का निर्माण करता है। ऑप्शन बी, जेडेन रेडॉक्स अभिक्रिया से नहीं गुजरता है। ऑप्शन सी, जेडेनो यानी जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर जिंक का निर्माण करता है। ऑप्शन डी, कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बताइए। देखिए तो जिंक यानी जेडेनो ऑक्साइड कार्बन के साथ मिलकर क्या करता है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में जेडेनो क्या हो रहा है, अपचयित होकर किसका निर्माण कर रहा है, तो जेडेन का निर्माण कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जेडेनो यानी जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जेडेन यानी जिंक का निर्माण करता है। देखिए वह पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है वे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है जो या कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है, जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन ए, कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, कुंडली में प्रेरित विभवांतर कम हो जाएगा। ऑप्शन सी, कुंडली में प्रेरित धारा समान रहती है। ऑप्शन डी, प्रेरित विभवांतर समान रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए।
देखिए, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है, जो यह कुंडली में प्रेरित विभवांतर, ठीक है, उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब कुंडली के पास चुंबक की गति को बढ़ाएंगे तो कुंडली में प्रेरित विभवांतर भी बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, कुंडली के पास चुंबक की गति को अगर बढ़ाएंगे तो विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे, मान लीजिए एक चुंबक है नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसकी फेरों की भी संख्या बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, कुंडली में प्रेरित धारा करके प्रभावित होगी। जो कुंडली है, कुंडली में प्रेरित धारा का परिमाण जो होता है, देखिए किन किन कारणों पर प्रभावित होती है। तो कुंडली में फेरों की संख्या अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर। दूसरा क्या है, कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ाकर। और तीसरा क्या है, कुंडली एवं चुंबक के बीच अपेक्षित गति के परिमाण को बढ़ाकर क्या करेंगे, इससे हम लोग कुंडली में प्रेरित धारा का परिमाण को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो विभवांतर बढ़ जाता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपिका यानी एल्बोयली का कुछ विशेषताओं पर उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प बोला है, गलत का चयन का, गलत विकल्प का। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, इनमें से रक्त वाहिकाओं का एक विस्तारण जाल होता है। ऑप्शन बी, या उंगली निम्न संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन सी, इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है। ऑप्शन डी, इसकी भित्तियां पतली होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए कुपिका जो एल्वोयली होती है, ये कहाँ पाई जाती है, तो हमारे लंग्स में। ठीक है, कि इनमें क्या है, इसमें गलत पूछा है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका गलत हो जाएगा, या उंगली निमा संरचनाएं होती है, ये बात गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा हम लोग जान लेते हैं फेफड़ा के बारे में। तो जो फेफड़ा होता है यानी लंग्स, लंग्स की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होता है, वायु कोश होता है। ठीक है, और वायु कोश की दीवारों पर क्या पाई जाती है, यही एल्बोयली यानी कुपिका पाई जाती है। ठीक है, कुपिका पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग एल्बोयली कहते हैं। एल्बोयली रक्त में ऑक्सीजन मिश्रित करता है तथा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। एल्बोयली का कार्य क्या है, तो ये रक्त में ऑक्सीजन यानी O2 को मिश्रित करता है, मिक्स करता है, तथा उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने का भी कार्य करता है। और फेफड़ों में गैसों का विनिमय क्या, किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, यानी गैसों का क्या आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए थाइलेकायड, ऑप्शन बी रंध्र यानी स्टोमेटा, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी ग्रेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए श्वसन के दौरान, पेड़ पौधों में जब श्वसन होता है उसके दौरान पत्तियों के रंध्र यानी जो एस्टोमेटा होता है, इसके द्वारा क्या होता है, इस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होती है। कि क्या होता है, गैसियों का, गैस का आदान प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रंध्र यानी एस्टोमेटा हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टोमेटा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए रंध्र द्वारा पादपों में यानी पेड़ पौधों में ऑक्सीजन एवं CO2 का विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है। किसका, तो ऑक्सीजन और CO2 का। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर आप क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। और डेली क्लास देखते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर करें, मन लगा के पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।